ये ठीक नहीं है। आज प्रस्तुत है श्री ओम प्रकाश का लिखा हुआ नाटक। तो सुनिए नाटक ये ठीक नहीं है। हाँ? अरे आओ आओ विनय, बैठो। जी थैंक यू। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? ठीक ही है, छुट्टियां खत्म हो गई थी इसलिए ज्वाइन कर लिया। अरे छुट्टियां बढ़वा लेते। घर पर भी पड़े पड़े मन नहीं लग रहा था। हाँ सो तो है। और बच्चे ठीक हैं? जी। लता भाभी कैसी हैं? जी सब ठीक है। कहिए कैसे याद किया था? भाई विनय, एक छोटा सा काम कई दिनों से रुका हुआ था। कहिए ना। मैं सोच रहा था कि तुम अपने ही आदमी हो, कुछ जोर देकर भी कहा जा सकता है। हुक्म कीजिए। अरे हुक्म क्या, वो कंड्यूट पाइप्स के टेंडर आए पड़े हैं, उनका फैसला करना है। जी। हाँ, तुमने वो फाइल देख ली है? हाँ, छुट्टी पर जाने से पहले एक निगाह डाली थी। भाई उसमें एक टेंडर शर्मा एंड सन्स ने भी भेजा है, जरा उसे देख लेना। उनसे पिछले साल भी माल खरीदा था, वो काफी खराब था। भाई इस बार उन्होंने गारंटी ली है। उन्होंने तो माल भी वक्त पर नहीं भेजा था और शायद उनके रेट्स भी ज्यादा थे। मैंने ये भी बात कर ली है, वो सब ठीक हो जाएगा। देखिए मुझे तो उन पर भरोसा नहीं है। भाई विनय, भरोसा तो मुझे भी नहीं है, पर बात है ये शर्मा जी है ना, रिश्ते में वाइफ के कजन लगते हैं। ओह। अब यार तुम मामले की नजाकत तो समझते ही हो। तब आप खुद इस फाइल पर दस्तखत क्यों नहीं कर देते? विनय तुम समझ क्यों नहीं रहे? रिश्तेदारी की वजह से मैं बीच में आना नहीं चाहता। बाद में ऑडिट ऑब्जेक्शन हो गया तो? अरे तुम ये क्यों भूलते हो विनय कि अब तक तुम्हारी फाइलें ऑडिट प्रूफ हो चुकी हैं, इसलिए तो मैंने तुमसे ये काम करने को कहा है। रमेश, हाँ? उल्टे सीधे काम करने को मेरी कॉन्शियस नहीं मानती। तुम तो मुझे शुरू से जानते हो। उसी जान पहचान का हवाला देकर तो कह रहा हूं कि कब तक संस्कारों और कॉन्शियस की दुहाई देते रहोगे। याद है पहली बार जब उषा से शादी की बात चली, तब भी तुम अपनी अंतर आत्मा को बीच में ले आए थे। हाँ याद है। अगर तुम्हें यह याद है तो वो भी याद होगा जो मैंने उस वक्त कहा था। विनय, विनय, ओए, हाँ? ऐसे मुंह लटका कर क्या बैठा है? क्या हुआ? अरे बता तो सही। कुछ नहीं यार। अबे कुछ तो हुआ होगा। उषा नहीं आई क्या? वो अब कभी नहीं आएगी। हाँ? और रोमियो, ये क्या फिल्मी डायलॉग बोल रहा है? मेरी शादी कहीं और हो रही है। हाँ? अरे तू क्या गाय भैंस है? हो रही है, अभी हुई तो नहीं। मत कर। घर वालों ने पक्की कर दी है। हाँ? तुझसे बिना पूछे? हाँ, मुझे आज बता दिया है। कल वो लोग देखने आएंगे। पिताजी के पुराने दोस्त हैं, उन्हीं की लड़की है। तूने मान लिया? तो क्या करता? माँ रोने लगी, घर खाना नहीं बना। अरे माँ कब तक रोती और घर में खाना कब तक नहीं बनता? यार तू भी अजीब घन चक्कर है। तू नहीं समझता यार, बात इतनी सी नहीं है। फिर क्या बात है? 3 छोटी बहनों का मामला है। उषा से शादी करने पर उनकी शादी में दिक्कत हो सकती है। ये क्या बात हुई? और फिर बहनों की शादी कौन सी आज होने को जा रही है? पिताजी इसी बात को लेकर अड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बता। बोल। तेरी भावनाओं का क्या हुआ? और इसमें बेचारी उषा का क्या कसूर? तू ही बता, मैं क्या करूं? देख, साफ मना करते हैं? हाँ। अरे घर वाले पूछते हैं, तेरा कुछ फर्ज नहीं? अरे क्या फर्ज के ये मायने होते हैं कि आदमी अपने भविष्य का गला घोट दे? उनका कहना है कि तू उषा को जानता कितने पल से है। देख विनय, रिश्तों को वक्त के तराजू में नहीं तोला जा सकता। अगर तू उषा से शादी करना चाहता है तो तुझे हर कीमत पर करनी चाहिए। यार अंतरात्मा नहीं मानती।
रह रह कर लगता है घर वाले कहीं ठीक है। यार, तुम एमए हिंदी वालों के साथ यही दिक्कत है। तुम लोगों को बड़े बड़े शब्द बोलने की आदत हो जाती है। कहीं ठीक है। अरे क्या होता है ये? तुझे तो ये देखना चाहिए कि तू कहां ठीक है और वो कहां ठीक है। देख विनय, कॉन्शियस बड़ी फ्लेक्सिबल चीज है और साथ में रिलेटिव भी, समझा? ए, कहां खो गया विनय? हाँ? कहीं नहीं, तुम्हारी बात सोच रहा था। मुझे रह रह कर लगता है ये ठीक नहीं है। अच्छा बूट, चल घर चलते, वहीं बातें भी करेंगे। नहीं, मेरी तबीयत अच्छी नहीं है और मैंने घर वालों को कहा था कि मैं जल्दी लौट आऊंगा। अरे भाई चल भी, तबीयत वबीयत सब ठीक हो जाएगी। आ चल चल। कांता, कांता डार्लिंग, देखो कौन आया है। अरे कौन? विनय भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते। आइए ना, आइए बैठिए। जी। आपने लगता है हमें भुला ही दिया। नहीं नहीं, ये तो इल्जाम है। लता भाभी कैसी हैं? जी ठीक है। अरे भाई, बातें तो होती रहेंगी, मेहमान की खातिर वातिर का भी इंतजाम करो। ओह, हाँ, चाय तो तैयार है, बस अभी लाती हूँ। अरे सुनो, हाँ? अरे विनय इतने दिनों के बाद आया है, चाय वहीं डाल दोगी? आई एम सॉरी। नहीं रमेश, मैं कुछ नहीं लूंगा, मुझे जल्दी भी है। अरे क्या बात करते हो यार, 2 घूंट नीचे जाएगी तो कुछ पुराने दिन ताजा होंगे। भाई हम तुम्हारे बॉस दफ्तर में हैं, यहाँ तो हम वही तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। नहीं, ये बात नहीं है, ऐसे ही मन नहीं है। तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। अगर तुम इसे अपना जाती मामला ना समझो तो कुछ कहूं? मैं समझा नहीं। देखो विनय, मैं तुम्हें कॉलेज के दिनों से जानता हूं। मुझको लगता है कि तुम जमाने की दौड़ में पीछे छूट गए हो। तुम्हारी परेशानी की यही वजह है। ये लीजिए। अरे थैंक यू डार्लिंग, यू आर जस्ट वंडरफुल। पर ये क्या, 2 ही गिलास क्यों? तुम साथ नहीं दोगी? मैं जरा खाने का देखती हूँ। क्यों, आज कमला नहीं आई क्या? उसने आज छुट्टी ले ली है। अरे फिर भी बैठो तो सही। आप शुरू कीजिए, मैं भी आती हूँ। ओके। लो यार। नहीं, मुझे आदत नहीं है। अरे लो भी। नहीं। अच्छा, ये सिगरेट लो। नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता। ये तुम्हारी वोकैबुलरी में नो लफ्ज बहुत बार आता है। क्या देख रहे हो? ये शान और शौकत, ये फ्रिज, ये टीवी या ड्रिंक सर्व करने वाली बीवी, ये सब बहुत मामूली हैं दोस्त, लेकिन आज के जमाने में बहुत जरूरी भी। रमेश, तुम जिंदगी से बहुत संतुष्ट लगते हो। कभी इस लिहाज से सोचा नहीं। सच पूछो तो फुर्सत ही नहीं मिली। मुझे बहुत पहले समझ में आ गया था कि इन सब के बगैर जिंदगी आसान नहीं हो पाती। अब आसान है? जो मैंने चाहा वो मेरे पास है, जो मेरे नजदीक के लोगों ने मुझसे चाहा वो मैंने उनको दिया। अब मुझे मालूम नहीं कि तुम जिंदगी का आसान होना और किसे मानते हो। ज्यादा जरूरी क्या है, तुम या तुम्हारे नजदीक के लोग? भाई मैंने तो इन दोनों से ही कॉम्प्रोमाइज किया। तुम्हारी बीवी तुमसे जो चाहती है वो अगर तुम उसको नहीं दे सकते तो तुम्हारे सारे आदर्शों के बावजूद जिंदगी आसान नहीं रहेगी। अगर उसकी चाहत तुम्हारी पहुंच के बाहर हो तो?
आदमी वक्त रहते थोड़ी समझदारी से काम ले तो सब कुछ पहुंच में हो जाता है विनय। जिसे तुम समझदारी कह रहे हो वो... हाँ, मैं जानता हूं तुम फिर कॉन्शियस को बीच में ले आओगे। तुम कॉन्शियस से इतना डरते क्यों हो? क्योंकि इसने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैंने बीए में नकल की, मेरी फर्स्ट क्लास आई। तुमने मेहनत की, उसके बावजूद तुम सेकंड ला सके। तुम चाहकर भी उषा से शादी नहीं कर सके और आज तो दुखी हो तुम। कांता के पिता इस फर्म में जनरल मैनेजर थे। मैंने ये सब देखभाल कर कांता से शादी की, पर मुझे आज इस बात का कोई गिला नहीं है। सब लोग यही करने लगे तो? क्या अधिकांश लोग यही नहीं कर रहे? हमारे टीचर्स कहा करते थे कि इम्तिहान का वो तरीका एक्सपेरिमेंट था, पर उसे बदलना उनके हाथ में नहीं था। ऐसी हालत में अगर मैंने अपने लिए खुद रास्ता निकाला तो मैं कहां गलत था? आज मैं एक सफल मैनेजर हूं। आई डोंट थिंक कि अगर मैंने 4 किताबें घोटकर फर्स्ट क्लास ली होती तो मैं कुछ ज्यादा कामयाब होता। शायद तुम ठीक कहते हो। अच्छा, मैं अब चलूंगा। खाना नहीं खाओगे? नहीं, खाना घर पर बना होगा। अब पूरा मत मानना विनय, छोक में कुछ ज्यादा ही कह गया। हाँ, अगर तुम्हारी कॉन्शियस इतराज ना करे तो कल उस टेंडर वाली फाइल को निपटा देना। रमेश, मैं चलता हूं। थैंक्स फॉर एवरीथिंग। लता, अशोक, कहां गए? घर में कोई और नहीं है? अशोक ट्यूशन पढ़ाने गया है। मीना कहकर गई थी कि देर से आएगी। मेरी जरा आंख लग गई थी। आपने आज बहुत देर कर दी? हाँ, रमेश के घर चला गया था। कोई खास बात? ऐसे ही। खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ, आप 5 मिनट आराम कीजिए, मैं बना देती हूँ। कुछ तबीयत गिरी गिरी सी हो रही थी, आलस की वजह से नहीं बनाया। तबीयत ठीक नहीं है तो रहने दो। सुनो, मीना कहाँ गई है? कह रही थी ऑफिस के बाद कोई फंक्शन है। अशोक ने भी 2-3 दिन से एक और ट्यूशन ले ली है। आप हाथ मुंह धोइए, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ। अच्छा, ये अब कौन आया? मैं देखता हूँ। अशोक होगा। अच्छा, आज बड़ी देर लगा दी। वो डैडी, आज हमारे यहाँ एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन का फंक्शन था ना, बस इसीलिए। इतनी रात को अकेली आई हो? नहीं डैडी, हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट है ना मिस्टर वर्मा, वो छोड़ गए हैं। अच्छा, पर वो अंदर क्यों नहीं आए? मैंने तो उनसे कहा था डैडी, पर वो ही बोले इतनी रात को सब लोग डिस्टर्ब होंगे। वैसे तो कोई बात नहीं मीना, लेकिन इतनी देर गए किसी पुरुष का तुम्हारे बाहर से ही छोड़कर चले जाना बिला वजह लोगों को मुंह खोलने का मौका देगा। यू आर राइट डैडी, आई एम वेरी सॉरी। आगे से ऐसा नहीं होगा। ठीक है। सुन, खाना खाकर आई? मैं भी खाकर नहीं आया हूँ डैडी। अरे अशोक, अरे सुना है तुमने एक और ट्यूशन कर ली है? बहुत थक जाते होगे। क्या करें डैडी, जब तक कोई ढंग की नौकरी नहीं मिलती ऐसे ही गुजारा करना होगा। अरे तुम लोग कब आए? मुझे तो पता ही नहीं चला। तुम लोग खाना खाओगे ना? मम्मी, मैं खाकर आई हूँ। अशोक भैया खाएंगे। मीना, तुम जरा अपनी माँ की मदद करो, उसकी तबीयत ठीक नहीं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ये बेचारी भी थक कर आई हो। ओह नो मम्मी, चलो मैं चलती हूँ। अच्छा चल। डैडी, मैं कई दिनों से आपसे एक बात करना चाहता था। हाँ हाँ, बोलो। डैडी, वो मैंने कई महीने पहले एक गल्फ कंट्री में एक नौकरी के लिए अप्लाई किया था। वहां से कॉल आ गई है। लेकिन तुम्हारा यहाँ भी तो प्रमोशन होने वाला था। शायद हो जाए, पर डैडी विदेश की नौकरी का मुकाबला नहीं है। कैसी नौकरी है? है तो गोडाउन कीपर की, लेकिन डैडी हमारी करेंसी के हिसाब से 3000 रुपया महीना मिलेगा। लेकिन बेटे, यहाँ पर भी तो तुम्हारी तरक्की होने वाली है। तब भी
क्या मिलेगा? वहां तो खर्च भी उतने ही होंगे। लेकिन डैडी यहाँ से हर हाल में बेहतर रहेगा। पर तुम्हें यहाँ तकलीफ क्या है? ये आप कह रहे हैं जिसने सारी जिंदगी तकलीफ सही। अशोक बेटे, अब तो तुम कमाने लगे हो, जल्दी सब ठीक हो जाएगा। डैडी मैं आपको वहां से काफी पैसे भेज सकूंगा। नहीं नहीं, बात पैसे की नहीं है अशोक, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। तिनका तिनका करके मैंने जो जोड़ा है, क्या क्या वो सब यूं ही बिखर जाएगा? क्या बिखर जाएगा? कोई खास बात नहीं। खाना तैयार हो गया क्या? फिर भी बताइए ना, क्या बात थी? वो अशोक को किसी गल्फ कंट्री में नौकरी मिल गई है, ये वहां जाना चाहता है। ओह रियली अशोक भैया, वंडरफुल। क्या जॉब है? गोडाउन कीपर। लेकिन पैसा तो खूब होगा ना? कब जाना है? मम्मी वो अभी मैंने जवाब नहीं दिया है। मेरे ख्याल से तो तुम अभी और सोच लो। इसमें सोचना क्या है डैडी, ऐसा चांस कब कब मिलता है। देख लो भाई, तुम ज्यादा अच्छी तरह समझ सकते हो कि तुम्हारा भला किस में है। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। हाँ, आओ अशोक बेटा। मम्मी ये सुबह सुबह डैडी कहाँ गए? वो रात से ही परेशान है बेटा, सुबह जल्दी उठकर घूमने चले गए। मम्मी मुझे तो लग रहा है कि उन्हें अशोक भैया का विदेश जाना पसंद नहीं आ रहा। वो तो चाहते हैं कि तुम लोग यहीं कुछ करो। अब तक घर के लिए उन्होंने किया, अब वो चाहते हैं कि ये अशोक संभाल ले। मम्मी मैं उनकी फीलिंग समझ सकता हूँ, पर कैरियर फीलिंग से ज्यादा बड़ी चीज है। हाँ, और अशोक भैया कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं, 2-4 साल में तो लौट ही आएंगे। क्यों भैया? बात ये नहीं है मीना, आखिरकार हम लोग कब तक इस तरह पिसते रहेंगे? और मम्मी तुम तो शुरू से देख ही रही हो ना। हाँ बेटा, मैंने तो सह लिया, किसी तरह जिंदगी गुजर गई। पर तुम लोग तो नए जमाने में पले बढ़े हो। मम्मी इसमें गलत क्या है? मुझे तो रह रहकर तुम्हारे डैडी का ख्याल आता है। उन्होंने शुरू से ही कुछ सिद्धांतों को माना है। पर इन सिद्धांतों ने उन्हें दिया क्या? तुम्हारे गले में एक हार तक नहीं है, और उनके साथ के लोगों के पास घर गाड़ी सब कुछ है। चलो मेरे पास ना सही, पर तुम्हारे लिए ही कुछ हो जाता तो तसल्ली हो जाती। होगा मम्मी, जरूर होगा, मेरे पास भी होगा। मैं डैडी की तरह 19वीं सदी के आदर्शों को कंधों पर ढोए नहीं फिर सकता। अशोक। हाँ मम्मी, मुझे जीवन से जो कुछ पाना है मैं उसे किसी भी कीमत पर पाकर रहूंगा। और मम्मी बुरा नहीं मानना, जो कुछ भी मैं पाना चाहता हूं उसे पाने के रास्ते में जो भी व्यक्ति बाधा डालेगा मैं उसकी एक नहीं सुनूंगा। वो व्यक्ति चाहे डैडी हो चाहे तुम। बेटा। मम्मी मैं डैडी की तरह जिंदगी में एक छोटी नौकरी करके अपने आप को नष्ट नहीं कर सकता। मेरे सपने बड़े हैं, मेरा आकाश बड़ा है। अरे विनय बाबू, आज आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, क्या बात है? रात सोए नहीं क्या? कुछ नहीं मोहन बाबू। फिर भी मोहन बाबू, यदि 50 साल की उम्र में आदमी को यह पता लगे कि आज तक जो वो सोचता था वो गलत है, तो बताओ उस पर क्या गुजरेगी? अरे कुछ लोगों को तो तमाम उम्र गुजारने के बाद भी एहसास नहीं होता। वैसे हुआ क्या? मैं आज तक केवल दूसरों के लिए जिया। आज मेरे ही घर वालों ने मेरी आंख में उंगली डालकर बताया कि वो अब अपने लिए जीना चाहते हैं। ये तो हमेशा से होता आया। अच्छा है तुम्हें आधी उम्र में ही पता चल गया। इस एहसास के बाद तो मैं बरसों बूढ़ा हो गया हूं और अब जीने की कोई तमन्ना भी नहीं रह गई है। कैसी बातें करते हो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? और इसके अलावा बाहर तो लोग इस उम्र में अपना कैरियर फिर शुरू करते हैं। मोहन बाबू, मैं अपनी जड़ों को काट कर नहीं जी सकता। कब तक जड़ों को लेकर बैठे रहोगे विनय बाबू?
ये जड़ें अब केवल ठूंठ संभाल सकती हैं। हाँ, अब यही ठूंठ मेरी पूंजी है, अब बदलना मुश्किल है। और तुम ये क्यों सोच रहे हो कि यही आखिरी स्टेज है? शायद चीजें और भी बुरी हो सकती हैं। क्या मतलब? मतलब बड़ा साफ है। देखो भाई, अपनी बेटी की शादी कर दो। तुम कहना क्या चाहते हो? वो नेपच्यून ट्रेडर्स के दफ्तर में काम करती है ना? हाँ, लेकिन हुआ क्या? हुआ नहीं, हो सकता है। ये क्या पहेलियां बुझा रहे हो? मेरा छोटा भाई भी वहीं काम करता है। तुम्हारी बेटी और ऑफिस सुपरिंटेंडेंट मिस्टर वर्मा को लेकर तरह तरह की बातें उड़ाई जा रही हैं। क्या? पर वो तो काफी बड़ी उम्र का है। हाँ हाँ हाँ, ज्यादा नहीं है, सिर्फ 45 साल का है। अभी पिछले साल ही उसकी बीवी की डेथ हुई है। तुम सच कह रहे हो? भाई मैं कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम्हें इतना परेशान देकर आगाह किए बिना रहा नहीं गया। चलो अब उठो, चलना नहीं है क्या? छुट्टी हुए कितनी देर हो गई। आओ चलो। मम्मी, ये आज अंधेरा क्यों किया हुआ है? ऐसे ही। फिर भी बताओ तो सही, बात क्या है? तुझे नहीं मालूम क्या? ओह, मीना को लेके परेशान हो? हाँ, डैडी ने मुझे दफ्तर में फोन किया तो था। पता नहीं घर में क्या हो रहा है। क्यों? तेरे डैडी तो बहुत नाराज हैं। मम्मी, मेरे ख्याल से डैडी की नाराजगी गलत है। उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी बेटा, उन्हें बड़ा गहरा धक्का लगा है। ये उनकी अपनी कमजोरी है, आखिर इसमें गलत क्या है? उन्हें रह रहकर लगता है कि वो मीना के लिए अच्छा लड़का तलाश नहीं कर पाए, इसलिए ये हुआ। शादी मीना को करनी है मम्मी, और फिर मिस्टर वर्मा में कोई खराबी भी नहीं है। उम्र से क्या होता है? बेटा, मुझे तो तुम लोगों की खुशी में ही खुशी है, पर तुम्हारे डैडी को कौन समझाए? डैडी अपने विचारों को लेकर इतना आगे बढ़ गए हैं कि शायद उन्हें अब समझाना बहुत मुश्किल है। पर मुझे तो उन्हीं के साथ रहना है बेटा। मम्मी, ये तो तुम्हें सहना ही पड़ेगा। हेलो डियर, तुमने आने में बहुत देर कर दी और आज तुम ऑफिस में नहीं आई। सुनो, घर पर हमारे बारे में सबको पता लग गया है। चलो अच्छा हुआ, हमारा काम आसान हो गया। इतना आसान नहीं हुआ है। क्यों? डैडी बहुत नाराज हैं। उन्होंने खाना नहीं खाया, वो आज ऑफिस भी नहीं गए। फिर? वो अशोक भैया को लेकर भी परेशान है। क्यों? अशोक भैया विदेश जा रहे हैं ना। मीना, तुम्हारे डैडी की परेशानी क्या है? वो चाहते हैं कि जो वो कहें हम लोग वही करें। और तुम्हारी मम्मी? मम्मी ने इतना सहा है कि उन्हें अब डैडी पर यकीन ही नहीं रहा। वो ये सोचती हैं कि उनके किए धरे कुछ नहीं होगा, और हम लोग यदि अपने लिए कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कुछ नहीं से तो अच्छा ही होगा। पता है, कल रात जब मैं घर पहुंची तो कौन है? मीना? जी। इधर आओ। यस डैडी। कहां से आ रही हो? डैडी, वो मिस्टर वर्मा है ना। कौन मिस्टर वर्मा? हमारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट। तुम्हारा उनसे रिश्ता क्या है? बोलो, चुप क्यों? ओह, सुबह बात कर लेना, बेचारी हारी थकी आई होगी। नहीं, अभी बात होगी। सारा जमाना इस बारे में बात कर रहा है। डैडी, मैं मिस्टर वर्मा से शादी करना चाहती हूँ। क्या? उसकी तो शादी हो चुकी है। हाँ, उनकी वाइफ की पिछले साल डेथ हो गई थी। मैं जान सकता हूँ मिस्टर वर्मा में क्या खास बात है? हम लोग शादी करना चाहते हैं, इसके अलावा कोई खास बात नहीं है। तुमने हमारी राय लेनी भी ठीक नहीं समझी? मैंने अभी शादी की कहाँ है डैडी, मैं आपसे बात करने ही वाली थी। हाँ, अब जबकि सारी दुनिया जान गई है। मैंने मम्मी को बता दिया था। क्यों लता? जी हाँ, कहा तो था। तब? आपसे कहने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन तुम इस रिश्ते के बारे में क्या सोचती हो? हैं? तुमने जवाब नहीं दिया।
क्या तुम इसे ठीक समझती हो? क्या मीना ठीक है? वो ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने मुझे अपने घर में ही परदेसी बना दिया। I pity your father, really. I love him so much that I don't want to hurt him. लेकिन वो जो कुछ कर रहे हैं वो रीजनेबल नहीं है। मुझे नहीं मालूम, मैं तो बस एक ही बात जानती हूँ, वो हमें बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, शायद अपने से भी ज्यादा। मैं तुम्हारी फीलिंग समझ सकता हूँ मीना, इसलिए कोई भी फैसला तुम पर थोपना नहीं चाहता। मुझे मालूम है, but I love you too much, darling. But you can't eat the cake and have it too. मुझे एक डर है। बोलो। तुम बुरा तो नहीं मानोगे? कहो तो सही। कहीं लोग ये तो नहीं कहेंगे कि मैंने तुम्हारी पोजीशन के कारण तुमसे शादी की? ये ख्याल तुम्हारे दिमाग में आया कैसे? रात डैडी ने कहा, लोगों ने उनसे कहा है कि मैं तुम्हें फंसा रही हूं। क्या ये सही है? ये तुम क्या कह रहे हो? तब तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? लोग तो हजार तरह की बातें कहते हैं और कहेंगे। कहने के अलावा अगर वो मानने भी लगे तो? देखो मीना, तुम जो कुछ कह रही हो उसका कोई इलाज नहीं है। ये मेरी इज्जत का सवाल है। क्या तुम्हारी इज्जत इसमें नहीं है कि तुम जो कुछ अपने लिए ठीक समझती हो वो तुमने किया? देखो, तुम्हारा ये सोचना तुम्हें अपने पिता से विरासत में मिला है। कॉन्शियस की दुहाई वो लोग देते हैं जो चाहकर भी अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। पता नहीं क्यों मुझे डैडी के ये शब्द बार बार याद आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। क्या ये ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है। अभी आपने श्री ओम प्रकाश का लिखा ये नाटक सुना। निर्देशक थे सुदर्शन कुमार, प्रस्तुतिकरण सहायक महफूज हसन और तकनीकी सहायिका वीणा भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकारों का भूमिका सहित परिचय इस प्रकार है। विनय श्री श्याम अरोड़ा, रमेश श्री अश्विनी कुमार, कांता श्रीमती अरुणा कपूर, लता श्रीमती मंजू मैनी, अशोक श्री अभय भार्गव, मीना कुमारी सीमा बर्मन, मोहन श्री दीनानाथ और मिस्टर वर्मा श्री राम मैनी। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।